इक्वल टू क्यू बाई सी अगर होता है, और अगर उसको एक छोटा सा चार्ज देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, हमने कहा इतना काम करना पड़ेगा, और इसको चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। चार्ज करोगे, अच्छा वोल्टेज कुछ आप लोगों ने सुना होगा, वोल्टेज घट गया, पंखा जब स्लो चलने लगता तुम कहते वोल्टेज घट गया, पंखा जब तेज चलने लगता तुम कहते वोल्टेज बढ़ गया। इसका मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा आने लगा, चार्ज कम होने लगा। काम आप जब पढ़ने आते हैं, जब आप घर से निकले तो उस समय क्या हुआ, उस समय एकदम एनर्जी मस्त थी, हम आए 4 पीरियड तो मस्त पढ़ाई हो रही है, 5 पीरियड मस्त पढ़ाई हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल घटने लगता है, और जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल घटता है वैसे वैसे क्या होता है, थोड़ा सा शिथिलता बॉडी में आने लगता है। फिर जैसे लंच हुआ, हम 2 रोटी 3 रोटी खा लेते हैं, फिर से हमको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। जब शाम को हम घर पहुंचते हैं तो चेहरा, मतलब जो हमारे बॉडी की कैपेसिटी थी वो घट गई है, चेहरे सूख चुके हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कोई कुछ बोल दे रहा है तो गुस्सा लग जा रहा है, बहुत सारी सिचुएशन। सपोज दैट कोई आ जाए पानी मांग लिया जाए तो गुस्सा लगा कि मतलब पानी हमसे, मतलब हम तो एक तो वैसे उलट के आए हैं, पूरी दुनिया उलट पढ़ के आए हैं भाई, और हमसे पानी मांगा जा रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, तो इसलिए समझते हैं, मतलब क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज। तो डी क्यू इक्वल टू, सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल में चेंज आएगा, डी क्यू चार्ज दे रहे हो आप। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ के थोड़ा मैं चला चलूं, यहां पहले हमने कहा होगा पोटेंशियल किसे कहते हैं, जब अनंत से किसी बिंदु तक एक आवेश चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपने कहा था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, अगर जैसा समझ पाओ वैसा समझो। तो अगर हम कहना चाहें तो W इक्वल टू क्या होता है, V क्यू। हम कहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर दो, छोटा कर दो, और हम क्या कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके और छोटे छोटे चार्ज के लिए बात करो। तो चलो डिफरेंशिएट कर दिया, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वी के साथ नहीं डी क्यू के साथ आएगा। रीजन ये है कि वोल्टेज नहीं चार्ज बदलेगा, वोल्टेज नहीं चार्ज बदलेगा। फिर से सुनो, वोल्टेज नहीं काम बदलेगा, चार्ज बदलेगा। तो वो मन करे यहां से समझो, मन करे यहां से समझो, जहां समझ पाओ वहां समझो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू। अगर हम चाहें तो इस v की वैल्यू वहां रख दें, अगर q बाई सी लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, डी क्यू। थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करें इसको, जब हम डी डब्ल्यू है लिखना चाहें तो 1/c भी अलग कर सकते हैं और लिख सकते हैं q डी क्यू, कोई दिक्कत यहां तक अभी। फिर थोड़ा सा और, अच्छा ये डी डब्ल्यू काम एक छोटे से चार्ज डी क्यू को भेजने के लिए किया गया। अगर हम कहते हैं हमारे पास पूरा चार्ज जो हमने कंडक्टर भी बनाया था कि इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू, इस क्यू चार्ज को भेजने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो हमने कहा एक काम करो इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन आपने पढ़ते समय पढ़ा रहा होगा कि संपूर्ण निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, याद है। तो संपूर्ण निकालने के लिए इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, अच्छा कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, चार्ज सबसे बड़ा चार्ज मतलब हैवी जो चार्ज है वो क्यू है, और सबसे कम चार्ज क्या है, जीरो। तो जीरो से क्यू तक, Q1 Q2 Q3 Q5 Qn, यानी क्यू तक, मतलब थोड़े से चार्ज से क्यू तक, मतलब जीरो से कहां तक, क्यू तक उसको इंटीग्रेट करना है भाई, टोटल चार्ज जब तक ना चला जाए, यही तो टोटल चार्ज चला गया। तो इंटीग्रेशन यहां भी होगा जीरो से क्यू तक। अच्छा ये C कांस्टेंट है या नहीं, इसके लिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला आएगा 1/c। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू डी क्यू। अच्छा यक्स डे यक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n+1 अपान n+1। तो पावर 1 है तो 1+1 2/2, यानी ये हो जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। अभी लिमिट भी लगाना है जीरो से क्यू तक। पहले कौन सी लिमिट लगती है, अपर या लोअर, पहले अपर लगती है, यानी 1/c और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2। सही है, इसको इरेज कर सकता हूं। फिर यहां से देखो, अब इसे क्या लिखा जा सकता है 1/c, और इसको लिख सकते हो आप क्यू स्क्वायर बाई 2, और कुछ नहीं है यहां।
इसको क्या कर सकते हो, फिर से देखो थोड़ा सा और सेट करो, 1/c, c नहीं 2c कर दें, और ये लिखा है क्यू स्क्वायर। अच्छा क्यू की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, bc, यहां से क्यू की वैल्यू निकालो तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, bc। इस क्यू के प्लेस पर क्या मैं bc लिख सकता हूं, तो 1/2c और vc का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2c v स्क्वायर c स्क्वायर, c से c कटेगा तो मिल जाएगा 1/2v स्क्वायर c। सही है। अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालना चाहूं एग्जांपल के तौर पर तो क्या हो जाएगा, q बाई सी, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर ऊपर से नीचे से कट जाएगा, बोलो मतलब v की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 1/2v मतलब q बाई सी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी पहले से है, एक c से c कट जाएगा, बोलो yes, तो एक और नया समीकरण 1/2c q स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आओ आगे, ये यही मिला था वहीं से चले आए। फिर अब एक काम करो, अगर c को बदलना चाहो, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, c को बदलना चाहो तो c इक्वल टू क्या होता है, यहां देखो c इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई v, तो q बाई v लिखना चाहो तो लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और c मतलब q बाई v, बोलो तो ये v ऊपर चला जाएगा और यहां है q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर इंटू v अपान q, q से q कटेगा तो 1/2 q v। मतलब आप देख पा रहे होंगे हर स्टेप पर एक नए नए फार्मूले टाइप कुछ न कुछ मिल जा रहे हैं, हर एक स्टेप पर कुछ नए नए कुछ नए नए कुछ नए नए मिलते जा रहे हैं, समझ आया। ये हुआ क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा। बताऊं कैसे, स्थितिज ऊर्जा हुआ, और स्थितिज ऊर्जा को किससे, जो dw है, dw को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u इक्वल टू मिल जाएगा, स्टैंडर्ड समीकरण ये है, इसलिए हम बार बार इसको याद करेंगे 1/2v स्क्वायर, क्योंकि उससे हम बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हमको एक चीज याद करने की जरूरत है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ते थे, उसके बाद जरूरत पड़ने पर क्यू की वैल्यू यानी रख देते थे, जरूरत पड़ने पर कुछ और रख देते थे, वो अपनी जगह पे। लेकिन स्टैंडर्ड समीकरण 1/2 क्या मिलेगा, वी स्क्वायर सी, 1/2 वी स्क्वायर सी। अच्छा ये स्थिति जो है तो इसका मात्रक क्या बनेगा, ये क्या है, स्थिति ऊर्जा है ना, क्या बनेगा, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब, ऊर्जा मतलब जूल, इसका मात्रक क्या बनेगा, इतना जूल बनेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। तो ये मिल गया आपका। अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया, जब ये dq है, कहां गया, जब ये dq है, जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये सॉरी dw है, इंटीग्रेशन होने पर w हो जाता है, ठीक है ना, तो dw मत लिखिए नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, थोड़ा सा लिखो, बोले लिखो। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं उभयनिष्ठ विभव की। उभयनिष्ठ क्या चीज होता है, कॉमन, हिंदी में कॉमन जानते, मतलब इंग्लिश में हम कॉमन जानते हैं ना, तो जो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है ना, उभयनिष्ठ विभव, ठीक। अब उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल, यही तो उभयनिष्ठ विभव का मतलब कॉमन, कब कॉमन, एक दो चालक हमारे पास हैं, एक चालक ए है एक चालक बी है, मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, मान लेते हैं इसमें आवेश Q1 है, इसमें आवेश Q2 है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, मान लीजिए। अब A का C1 Q1 V1 है, C2 V2 Q2 है। सोचिए अगर हम इनको एक चालक तार से जोड़ दें, कॉमन कब बनेगा, या कोई चेंज इसमें कब आएगा, जब ये किसी के साथ आदान प्रदान करेगा। ये कब आएगा, हरारत हमको कब आती है, बुखार हमको हल्की से हरारत कब आती है, बुखार हल्का से कम आता है, जब हम जो रोज नहीं करते हैं वो कर देते हैं किसी दिन। जैसे किसी दिन बहुत मेहनत नहीं करते हैं हम, अब किसी दिन हमको जरूरत पड़ा और घर में बहुत मेहनत कर दी खेत में, या हमको जरूरत पड़ा कहीं साइकिलिंग कर दी हम बहुत ज्यादा, 20 किलोमीटर साइकिलिंग कर दी। अब वो 20 किलोमीटर साइकिलिंग करने पर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना है ना, हरारत हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर 30 के बजाय 38 हो गया, 37 के बजाय 38 39 हो गया, पता लगा रात में बुखार आ गया, थोड़ा मेहनत करने के बाद दिन भर रात में हरारत आ गया, मस्कुलर पेन आ गया, पूरी बॉडी शिथिल नजर आ रही। तो ये हुआ क्या, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अच्छा सोच के देखो,
सपोज दैट ए का वॉल्यूम चार्ज ज्यादा है ए में, तो वो चार्ज चला जाएगा बी में। अगर बी में चार्ज ज्यादा है तो ए में चला जाएगा। पोटेंशियल अगर यहां ज्यादा है तो इधर फ्लो होगा, इधर ज्यादा है तो इधर फ्लो होगा, मतलब ज्यादा से कम की ओर फ्लो होगा। कब तक ये फ्लो होगा? जब तक साम्यावस्था में नहीं आ जाएगा, जब तक बराबर समान एक समान नहीं हो जाएगा ए और बी का पोटेंशियल, तब तक ये फ्लो होगा। सोच के देखो, मैं मान लेता हूं बाद में पोटेंशियल क्या हो गया V, आवेश जो हो गया, देखो अब जो एक नया सिस्टम बन गया, उस नए सिस्टम में जो आवेश बनेगा वो बन जाएगा Q1 डैश, और इसका जो आवेश बनेगा वो क्या बनेगा Q2 डैश। अच्छा सोच रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि इनका आवेश बराबर हो जाएगा, सोच रहे होंगे ना। आवेश नहीं बराबर होगा, रीजन ये है पोटेंशियल जब बराबर हो गया तो आवेश अब नहीं बराबर होगा। किसी और चीज का फ्लो होता तब बराबर हो सकता था, पर यहां पोटेंशियल भी साथ में था, तो पोटेंशियल के सेम होने की वजह से आवेश बराबर कभी भी अब नहीं हो सकता। तो अब जब आवेश बराबर नहीं होगा तो मैं ये पूछ सकता हूं कि पहले आवेश कितना था, इतना था, पहले कैपेसिटर कितना था, इतना था, पहले पूरा निकाय में ये क्या था, अलग अलग इतना था। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद में इनका आवेश V हो गया दोनों का, और अगर दोनों का आवेश V हो गया तो मैं पूछ सकता हूं कि इसका कुल संपूर्ण विभव कितना होगा। क्या पूछ सकता हूं? संपूर्ण विभव कितना होगा। या अगर संपूर्ण विभव पूछूं साम्यावस्था के बाद, साम्यावस्था के बाद संपूर्ण विभव क्या होगा, संपूर्ण विभव। तो संपूर्ण विभव को हमने क्या माना था, अभी V माना था। V कब होगा, V कब होगा? संपूर्ण आवेश अपान क्या, संपूर्ण क्या, धारिता। अगर याद हो तो V इक्वल टू Q/C होता है, याद है? तो V, संपूर्ण V का मतलब क्या, संपूर्ण टोटल Q अपान टोटल C, यही तो संपूर्ण आवेश कितना होगा, इसमें Q1 है इसमें Q2 है, यानी Q1 प्लस Q2 होगा। नीचे धारिता कितना है, C1 C2 है, तो ये C1 प्लस C2। बोलो जल्दी, कोई दिक्कत यहां तक? अगर नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा Q इक्वल टू क्या हो सकता है, Q इक्वल टू होता है CV। अरे C इक्वल टू Q/V, तो Q इक्वल टू CV। अच्छा Q1 इक्वल टू फिर क्या होगा, C1V1। बोलो Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2V2। तो हम लिख सकते हैं इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस, ये मिलेगा संपूर्ण आवेश, सॉरी संपूर्ण विभव। थोड़ी देर बाद अच्छा जब ये चार्ज इधर से उधर हो जाएगा, तो अगर चार्ज इसमें मान लो 10 कूलम चार्ज था, तो इसमें कुछ और मान लो इसमें 7 कूलम चार्ज था, तो 10 और 7 17, 10 और 7 17। इसका मतलब 10 से फ्लो होना शुरू होगा और किसकी तरफ, 7 की तरफ। यानी इसमें जो नया आवेश आएगा वो कुछ बदल जाएगा। मैं मान लेता हूं Q1 डैश आ जाएगा, और इसका आवेश 7 था, अब 8 हो गया, 9 कुछ हो गया, तो ये हो जाएगा Q2 डैश। समझ में आया? निकाय के साम्यावस्था में आने पर क्या हो जाएगा, आवेश। मैंने मान लिया Q1 डैश तथा Q2 डैश, मतलब जो नया आवेश आएगा वो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। जब साम्यावस्था में आ गया तो उसका आवेश विभव क्या हो गया, विभव समान हो गया, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। कभी अच्छा इसकी धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बदल जाएगी, धारिता बदल जाएगी ना।
धारिता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक गिलास था, एक गिलास था, एक गिलास में पूरा पानी भरा था, एक गिलास में आधा ही पानी भरा था। अब दोनों को कुछ ऐसा पाइप हमने अंदर लगा दिया, नीचे जोड़ दिया कि इसका पानी उसमें जा सकता है, उसका पानी उसमें जा सकता है। तो क्या गिलास छोटा बड़ा हो जाएगा अगर पानी इधर उधर चला जाएगा? तो धारिता किसे कहते हैं? धारिता किसे कहते हैं? मतलब वस्तु को रखने की क्षमता, पदार्थ को रखने की क्षमता उसमें कितनी है। अरे इस रूम की धारिता कितनी है? L इंटू बी इंटू एच, आयतन ही तो होगा इसका, तो L इंटू बी इंटू एच। अगर हम इसमें 10 बच्चे और बैठ जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, या 4 बच्चे चले जाएं, इसमें एक बच्चा बैठा हो तो धारिता छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी? नहीं होगा ना। रूम जितना बड़ा है धारिता कभी भी परिवर्तित, यानी कि धारिता नहीं बदलेगी। तथा धारिता C1 व C2 है। तो C1 पहले भी था और C2 पहले भी था, वही है आज भी। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा सोच के बताओ, अब सब कुछ तो बदल गया, ये परावर्तन हो गया ना। तो यहां एक नया टॉपिक बनना चाहिए था, उभयनिष्ठ विभव। ये आया, इसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, इसको उभयनिष्ठ विभव। यहां एक और टॉपिक बनता है, क्या बनता है? आवेशों का पुनर्वितरण। ये आवेशों का पुनर्वितरण हम निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो जब आवेशों के पुनर्वितरण की बात करते हैं कि मतलब जो निकाय होते हैं, दोनों निकाय को जोड़ दिया जाए तो आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है, उस समय जब ये आवेशों का पुनर्वितरण करने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? सोच के देखिएगा। हम जानते हैं क्या? Q1 अपान Q2 या Q1 डैश अपान Q2 डैश। कब? जब बदल गया, वितरित हो गया पुनः, तब जब दोबारा हमने क्या किया, आवेशों में चेंज आ गया, तो चेंज आने पर इसका आवेश Q1 डैश, इसका आवेश Q2 डैश हो गया है। समझ में आ रहा होगा। तो अगर Q इक्वल टू होता क्या है? अच्छा C इक्वल टू Q, अच्छा Q इक्वल टू C भी होता है, बोलो। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1, क्योंकि दोनों बदल करके समान हो गया है। तो अब Q1 के V1 के प्लेस पर V, V2 के प्लेस पर V लिखा जाएगा, क्योंकि बदल गया है विभव। तो C1V अपान C2V। अच्छा V ऊपर नीचे है, हट जाएगा, मतलब Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा सोचो, अगर मैं पूछूं कि आवेशों में वितरण होने के पश्चात क्या रिजल्ट आएगा, मतलब क्या परिवर्तन आएगा, तो आप क्या कहेंगे? जो नया आवेश होगा उन आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया ना? हम क्या कहेंगे कि जो नए आवेशों का जो नया वितरण हुआ, उस वितरण में आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट, इसमें ऊर्जा का ह्रास आता है। तीसरा पॉइंट एक और आता है, जब दो आवेश एक साथ जोड़े जाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन ऊर्जा के क्या क्या होगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो विभव में परिवर्तन आएगा, बदल गया। दूसरा, उसकी कुछ ना कुछ आवेशों में परिवर्तन आया, चलो वो भी निकल आया। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। अब तीसरा क्या होगा? अब क्या होगा? ऊर्जा का कुछ ना कुछ ह्रास होगा। सोच के देखो, आपको क्या लगता है कि अगर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमको भूख ज्यादा लगती है, करते हैं ना, कहते हैं, सुनते भी हैं हम। सोच के देखो एक बार कि जब आप खाना रात में खा लेते हैं, किसी दिन मन किया पढ़े, नहीं मन किया तो खाने के बाद तुरंत सो गए, 1 घंटे इधर उधर किए, सो गए। सुबह फिर जगह, फिर तो पेट खाली है, एकदम भूख लगा है, ऊर्जा कहां गया? खाना जो खाया वो ऊर्जा नहीं दिया क्या रात में? दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो वो ऊर्जा गया कहां? ऊर्जा का ह्रास हो गया। देखो, अरे भाई खाना खाया, खाना नहीं है रात में पेट में, इसका मतलब क्या हुआ? सुबह ऊर्जा कहीं ना कहीं गया, वो ऊर्जा के रूप में बदला और बदलने के बाद गया। कहां गया? हम जरूर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर जो कंपनी, एक फैक्ट्री है, मतलब हमारा हार्ट जो है, हमारे अंदर की जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो तो कंटिन्यू काम किए। अगर किसी दिन कह देता हार्ट कि आज हम भाई आराम करने के मूड में हैं, क्या आप ये चेक करने के लिए उठते कि पेट में कुछ बचा खाना कि नहीं?
मान लो कह देता आज हमको काम नहीं करना है, आज हम आराम करना चाह रहे हैं, तो क्या आप सुबह चेक कर पाते आपको भूख लग गया कि नहीं? नहीं ना। रीजन ये है क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होता है हर कंडीशन में। आपको क्या लगता है अगर आप खाना खाकर कुर्सी पर बैठे रहे, कहें हम कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या शाम को भूख नहीं लगेगा? क्या आप सांस तो ले रहे हैं, हार्ट चल रहा है, लंग्स में क्रियाएं हो रही हैं, इंटरनल सारे ऑर्गन चल रहे हैं, मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? ऊर्जा का कुछ न कुछ ह्रास होगा और होके रहा। अभी तक क्या हुआ? ऊर्जा का कुछ ह्रास हुआ। ऊर्जा के लिए अभी 1 मिनट पहले हमने एक समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था ऊर्जा का एक समीकरण? 1/2 v स्क्वायर सी। v स्क्वायर सी सोच के देखिएगा। मैं मान लेता हूं जो पहला सिस्टम था ये निकाय, इस निकाय का ऊर्जा 1/2, अब सी नहीं बी नहीं v1 स्क्वायर सी हो जाएगा, c1 हो जाएगा, अरे पहले निकाय के लिए। और बॉडी बी जो दूसरा निकाय है उसकी जो ऊर्जा थी वो u2 थी, तो u2 इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर c2। सही है। अच्छा, जब ये दोनों ऊर्जा आए होंगे तो ये पहले ऊर्जा है और बाद में ऊर्जा क्या हुआ? ध्यान से देखो, बाद में ये तो संयोजन के पहले था, अब दोनों को तार से जोड़ा, संयोजन के बाद में ऊर्जा क्या आया? u1 डैश, एग्जांपल u1 डैश, तो क्या मिल जाएगा? 1/2, अब v नहीं v1 हो गया, ओ सॉरी v1 नहीं v हो गया ये। अरे भाई उसके बाद क्या हो गया था? v1 v2 v हो गया था, यानी 1/2 v स्क्वायर c1, 1 में कोई परिवर्तन नहीं आया था। दूसरा u2 डैश, बोलो u2 डैश आएगा 1/2 v स्क्वायर c2। अच्छा, पहले की संपूर्ण ऊर्जा पूछूं मैं कितना हुआ? इसको मिलाने के पहले की संपूर्ण ऊर्जा क्या है? तो संपूर्ण ऊर्जा क्या थी? u1 प्लस u2 और माइनस ह्रास का पता चलेगा। जो बाद में बचा है हमारे पास, जैसे यहां से मैं गया कहीं और कुछ खर्चा वर्चा करके चला आया, अनर्गल खर्चा हुआ, कोई काम का खर्चा नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं पैसे का हमारा ह्रास हो गया। तो आपने पूछा कितना, तो हमने कहा जब मैं गया था तो 100 रुपया था, लौट के आया तो 90 है। कितने का ह्रास हुआ? 10 रुपए का। यानी पहले जो ऊर्जा थी इतनी माइनस जो बाद में ऊर्जा बची इतनी, तो ह्रास बराबर ये। बोलो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं u1 प्लस u2 माइनस u1 डैश डैश प्लस u2 डैश। गलत है क्या? और ये जो ह्रास आता है उसको डेल्टा u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा u से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत भयंकर समीकरण यहां मिलने वाला है, बहुत बढ़िया समीकरण, बहुत स्टैंडर्ड समीकरण, बहुत भयंकर समीकरण मिलने वाला है, जो थोड़ा सा याद करना कठिन होगा, समझना ही सबसे टफ आसान है। इसको याद करने पर इधर का उधर हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमको बस ये तैयार कर लेना चाहिए कि ऐसे निकाला गया था बस। तो जो पहले ऊर्जा थी उसमें से घटा दिया जाए। अगर एक काम करते हैं, चलो शुरू करते हैं, हो नहीं पाएगा पूरे में, फिर भी u1 की वैल्यू क्या है? अब थोड़ा हम शार्ट ट्रिक अपना देते हैं, हो जाएगा तब। u1 की वैल्यू क्या है? देखो तो 1/2 v1 स्क्वायर, 1/2 v1 स्क्वायर c1, 1/2 v2 स्क्वायर c2। 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन ले लिया, बस 1/2 ही कॉमन भी बनेगा, और बनेगा क्या? v1 स्क्वायर c1 प्लस v2 स्क्वायर c2 माइनस, यहां भी 1/2 कॉमन बनेगा। देखो इधर, यहां भी 1/2 कॉमन बनेगा। कहो तो 1/2 सब में से कॉमन ले लूं तो एक स्टेप और कम हो जाएगा। ले लूं? ले लिया मैंने, पूरे में कॉमन ले लिया। और इसमें भी बचेगा क्या? अब 1/2 जो यहां बाहर निकाला था वो यहां चला गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बचेगा v1 सॉरी v स्क्वायर c1 और प्लस v स्क्वायर c2। दिख नहीं रहा है? एक काम करो, लिख लो, एक काम करो, लिखो। देखिए यहां से उठाते हैं, यहां लाके रखते हैं, तब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये मिल जाएगा हमको 1/2 सब में कॉमन हो गया है, हमको मिला हुआ है c1 स्क्वायर सॉरी v1 स्क्वायर c1 प्लस v2 स्क्वायर c2 माइनस v स्क्वायर c1 प्लस v स्क्वायर c2। ये मिलेगा हमको पूरा ऊर्जा। अच्छा सोचो एक बार, इसमें से v यहां भी है, v यहां भी, कहो तो कॉमन ले लें। अरे दोनों में v स्क्वायर है तो कॉमन ले लेंगे ना।
ये मिल जाएगा हमको 1/2 V1 स्क्वायर C1 प्लस V2 स्क्वायर C2, ये C2 C स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये C2 है, और माइनस ये हो जाएगा C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में और V स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बोलो सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? 1/2 इसमें कोई चेंज आना ही नहीं है, ये वैसे रहेगा। V1 स्क्वायर C1 प्लस V2 स्क्वायर C2 माइनस, यहां देखो C1 प्लस C2। अच्छा, निकाय जब बन गया था तो निकाय का कुल वैद्युत विभव कितना आया था? V आया था V1 C1 प्लस V2 C2 अपान C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 1 आया था ना, संपूर्ण विभव वही था निकाय का। इस V की जगह पर हम वही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, यही था। एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो भाई, इसमें तो है, अच्छा V2 स्क्वायर है, रुक जाओ, ये स्क्वायर है ना, ये गलत हो रहा था। अगर हम देखें अगले स्टेप में क्या बनेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो कहीं, ये अलग, इसका होल स्क्वायर ऊपर लिख दो और नीचे वाले का होल स्क्वायर लिख दो, तो एक नीचे से एक नीचे कट जाएगा, ऊपर से कट जाएगा, समझा गया? अब जो बचेगा उसको लिखो और तोड़ो, तो ये मिलेगा 1/2 V1 स्क्वायर C1 प्लस V2 स्क्वायर C2, और जब एलसीएम लोगे तो C1 C2 यहां भी आएगा, तो C1 प्लस C2 यहां मिलेगा माइनस इसका होल स्क्वायर है, तोड़े A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, बोलो सही है? अपान आएगा पूरे का क्या, C1 प्लस C2, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2, एक काम करते हैं 1/2 C1 C2 बाहर निकाल लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1/2 C1 प्लस C2 बाहर निकाल लिया, अब जो बचे C1 प्लस C2, अब जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा, देखो V1 स्क्वायर C1 C1 स्क्वायर, देखो V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस V2 स्क्वायर C1 C2, जब C2 के साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा प्लस V1 स्क्वायर C1 C2 प्लस V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, सही लिखा है? इसको देखो माइनस अप्लाई कर दो इसी समय, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, सही है? कुछ कट रहा है, V1 V2 रहेगा, कुछ कट रहा है, चेक करो क्या क्या, V1 C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V2 C2 स्क्वायर V2 C2 स्क्वायर, जो बचा है वो रिजल्ट है, क्या है? 1/2 C1 प्लस C2 मिलेगा हमको क्या, V, कुछ और कॉमन बनेगा, एक काम करो C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, तो ये मिल जाएगा C1 C2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस C1 C2 बाहर निकलेगा 2 V1 V2, अच्छा ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ये देखो लिखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, और यहां मिलेगा C1 C2, और ये मिल जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है। अब ऐसा देखो C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2,
ये क्या मिलेगा, डेल्टा यू। चेंज है, ह्रास जो आया, जो कमी आया। यानी कि आपसे पूछा जाए कि किसी आवेश को यहां से वहां रखने में उसका आवेश इतना हो, उसका वैद्युत विभव इतना हो, उसकी धारिता इतना हो, तो उसमें कितना परिवर्तन आएगा। क्या पूछा जा रहा है कि उसमें विभव में कितना ह्रास होगा, उसका कितना ह्रास होगा, मतलब कितना एनर्जी चेंज होगी। कितनी एनर्जी होगी, C1 C2 अपान V1 माइनस V2 का होल देख लें, 1/2 C1 C2 C1 इंटू C2 अपान V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सही है, मतलब इतना ह्रास आएगा, इतनी ऊर्जा का क्षय होगा। समझ में आया। एक काम करो, थोड़ा सा लिखो, लिखो ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा ह्रास। ये तीसरा पॉइंट है हमें लग रहा है ना, ऊर्जा ह्रास। बोले, लिखिए, माना माना ए व बी क्या